हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने कुछ फॉर्मूलाज का डिस्कशन किया था, जिसमें लास्ट जो फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया था वो कुछ इस तरह था। रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि इसके बारे में अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आप देखिए अच्छी तरीके से, इसमें से m क्या है? m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। n क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना कंडक्टर में, वही। फिर e क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और टाउ क्या है? ये है रिलैक्सेशन टाइम। ये है रिलैक्सेशन टाइम। अब बच्चों, कंडक्टर की बात करें। कंडक्टर में क्या होता है? विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या होगा कंडक्टर में? बच्चों, कंडक्टर में पहले से ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, और इंक्रीज करने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एन में इंक्रीमेंट आएगा। इसमें इंक्रीमेंट आएगा, एन में इंक्रीमेंट आएगा। अब जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आएगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़ेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन के बीच में ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ना, उसमें क्या आएगा? डिक्रीमेंट आएगा। किस में डिक्रीमेंट आएगा? रिलैक्सेशन टाइम में डिक्रीमेंट आएगा। अब हुआ होता क्या है कि देखिए, एन और टाउ ये दोनों डिनोमिनेटर में है, तो रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा ये कैसे पता चलेगा? तो बच्चों, एन ऑलरेडी लार्ज थे, इसीलिए उसमें इंक्रीमेंट इतना नहीं आता जितना टाउ में डिक्रीमेंट आता है। मतलब कि रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा डिक्रीज हो जाता है किसके कंपैरिजन में? एन के इंक्रीज होने के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से नेट रिजल्ट क्या मिलता है? नेट रिजल्ट इज दैट रो इंक्रीजेस, रो इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। कंडक्टर में ऐसा होता है बच्चों। ठीक है, कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, ओके। आइए अगर सेमीकंडक्टर की बात करें। सेमीकंडक्टर, इस पॉइंट को आप अच्छी तरीके से याद रखना बच्चों, मैंने क्या डिस्कस किया है। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में भी मैं वही बोलूंगा, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इसमें भी वही होता है कि एन इंक्रीज होता है और टाउ डिक्रीज होता है। लेकिन बच्चों, कंडक्टर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद थे, इसीलिए इतना इंक्रीमेंट नहीं आया। लेकिन सेमीकंडक्टर, देखो नाम ही ऐसा सजेस्ट करता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़े से कम होंगे कंडक्टर के कंपैरिजन में। जिससे क्या ऑब्जर्व हुआ कि एन में इंक्रीमेंट इतना ज्यादा आया, किसके कंपैरिजन में? टाउ के कंपैरिजन में। टाउ में डिक्रीमेंट आया, कोई बात नहीं, लेकिन एन में इंक्रीमेंट ज्यादा आया। इसीलिए नेट रिजल्ट क्या मिला? नेट रिजल्ट इज दैट, नेट रिजल्ट ये मिला दैट रो डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी में डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है बच्चों, देखिए कंडक्टर में क्या होता है? विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, while in semiconductor with increasing temperature resistivity decreases। इंसुलेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इंसुलेटर में इतना बात नहीं करेंगे। देखिए, ये जो टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी का जो चेंज देखा गया है ना, वो कुछ इस तरह हम उसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं। मैथमेटिकली we can write, we can write dependence of resistivity, dependence of
resistivity on temperature as rho t is equals to rho t0 1 plus alpha t minus t0। टेंशन मत लीजिए, मैं सारी टर्म एक्सप्लेन करने वाला हूँ। रो टी क्या है? रो टी का मतलब है रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। किसी भी टेम्परेचर पे कितनी रेजिस्टिविटी, तो वो है रो टी। फिर रो जीरो क्या है? रेजिस्टिविटी एट रो जीरो नहीं, रो टी जीरो ऐसा लिख देता हूँ। रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर, स्पेशली कैसा टेम्परेचर? रेफरेंस टेम्परेचर टी जीरो। और ये जो अल्फा है, अल्फा क्या है? ये है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चों इसको ये जो फॉर्मूला लिखा ना हमने, रो टी इज इक्वल्स टू रो टी जीरो 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो, इसको हम डिराइव कर सकते हैं। किस तरह? देखिए, डेल्टा रो प्रोपोर्शनल टू रो, ठीक है। तो डेल्टा रो, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाइए तो क्या होगा? अल्फा रो। डेल्टा रो का मतलब क्या होता है? तो चेंज इन रेजिस्टिविटी, मतलब कि रो टी माइनस रो जीरो is equals to, अच्छा, proportional to not only rho but proportional to change in the temperature also। तो यहाँ पर मैं अगर अल्फा डेल्टा टी लिख दूँ और यहाँ ओरिजिनल रो जीरो, तो ये अल्फा रो जीरो डेल्टा टी मिला। और यहाँ से अगर रो जीरो को उधर लेके जाए तो हमें रो टी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? रो जीरो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यही तो रिलेशन हमें मिला। सेम टू सेम डेल्टा टी इज इक्वल्स टू टी माइनस टी जीरो लिख सकते हैं ना? हाँ, ये अल्फा क्या है? थर्मल कोएफिशिएंट का मैंने ना यहाँ पर स्मॉल लिखा है। और टी आपको पता चल गया, टेम्परेचर। ओके, गिवन टेम्परेचर। और टी जीरो क्या है? रेफरेंस टेम्परेचर। अब देखिए, अल्फा पॉजिटिव है किसके लिए? कंडक्टर के लिए। क्यों? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ना कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है, इसलिए। और अल्फा नेगेटिव है किसके लिए? सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर क्यों? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले वो भी देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी में क्या होता है? डिक्रीमेंट होता है, इसीलिए अल्फा नेगेटिव हो गया। किसके लिए? सेमीकंडक्टर के लिए। बच्चों ऐसा नहीं है कि हम रेजिस्टिविटी के लिए ही ऐसा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम ऐसा फॉर्मूला रेजिस्टेंस के लिए भी लगा सकते हैं। आर टी इक्वल्स टू आर टी जीरो 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो। ठीक है, अच्छी तरीके से देखिए इस फॉर्मूला को। और ये फॉर्मूला बहुत बार एग्जाम्पल सोल्व करने में बहुत काम आता है, इसलिए इस फॉर्मूला को अच्छी तरीके से पढ़ना। हाँ, याद रखना कि अल्फा पॉजिटिव किसके लिए था और अल्फा नेगेटिव किसके लिए था। तो ये तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस का या तो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस का डिस्कशन हो गया। अब आइए चलिए थोड़े एग्जाम्पल करते हैं। अभी ये पहला एग्जाम्पल 3.1, इसको देखिए अच्छी तरीके से। क्या लिखा है एग्जाम्पल में? Estimate the average drift speed of the electron in copper wire of cross-sectional area 1 into 10 raised to minus 7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया दिया है, कितना है? 10 raised to minus 7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत कम एरिया है। एंड करंट कितना दिया है? करंट दिया है 1.5 एम्पियर। Assume that each copper atom contributes roughly 1 conduction electron and the density of copper is, अच्छा, हमें डेंसिटी ऑफ कॉपर भी दी गई है, कितनी है? 9 into 10 raised to 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड एटॉमिक मास भी दिया हुआ है बच्चों। एटॉमिक मास कितना दिया हुआ? 63.5 ग्राम पर मोल। ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों देखिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का?
I इज इक्वल्स टू NaVdE, ऐसा फॉर्मूला था। तो उसमें अगर हम Vd को सब्जेक्ट बनाए, Vd इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, I/NaE। देखो इसमें हमारे पास I है, A है और E भी है हमारे पास, लेकिन N नहीं है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास मास और डेंसिटी है। इसीलिए देखिए I और N इज इक्वल्स टू, हम एवोगेड्रो नंबर ले लेंगे। ठीक है, तो हमें नंबर अपॉन वॉल्यूम करना पड़ेगा, तो ये पूरा इधर वॉल्यूम कर दूंगा मैं। ठीक है, और ये अब जब मैंने एवोगेड्रो नंबर लिया है तो मतलब मुझे स्टैंडर्ड वॉल्यूम लेना पड़ेगा। और वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी होता है। तो मास अपॉन डेंसिटी मैं रख देता हूँ, और बाकी सारी चीज वही रखता हूँ, एन ए मतलब एवोगेड्रो नंबर, ए और ई। अब देखिए ये सारी चीज हमारे पास है। अगर आप ये सारी चीज की वैल्यू रखते हो, ठीक है, एग्जांपल में देख के अच्छी तरीके से ये वैल्यू रखना, then you will get answer of a drift velocity। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आंसर आपको नियरली मिलेगा 1.1 मिलीमीटर पर सेकंड। कितना आंसर मिलेगा, 1.1 मिलीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये बहुत बहुत कम आंसर है। अभी ये तो हुआ सिर्फ एक। दूसरा क्या दिया है, कंपेयर ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव विथ थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर हमें फाइंड करना है क्या, उसकी थर्मल स्पीड कितनी होती है। थर्मल स्पीड मतलब कि कितना वो वाइब्रेट होता है। तो बच्चों देखिए थर्मल स्पीड हमें कैसे पता चलेगी, तो थर्मल स्पीड के लिए आपको पता है एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ kBT है। एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या है, हाफ kBT। या तो हम एनर्जी को हम क्या, हाफ kBT तो एक के लिए है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, सो 3/2 kBT ऐसा हम लिख सकते हैं। अभी एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। तो हाफ mv² इज इक्वल्स टू 3/2 kBT। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, देखिए ये 2 कट हो गया, क्या मिलेगा हमें, √3 kBT अपॉन m। तो √3 kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, और ऑर्डिनरी टेम्परेचर हम लेंगे 300 केल्विन अपॉन m। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, तो हमें ये सब वैल्यू रख के हमें जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा नियरली 200 मीटर पर सेकंड। कितना आंसर मिलेगा, 200 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो उससे हमें बहुत कम मिली बच्चों, कितनी मिली देखिए 1.1 मिलीमीटर पर सेकंड, ये बहुत कम है ना। अभी दूसरा एक क्वेश्चन भी है, देखिए इसमें स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्पीड होती है वो स्पीड कितनी होती है, आपको पता ही है कितनी, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकंड। ये किसकी स्पीड होती है, लाइट की स्पीड होती है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वही स्पीड होगी। ठीक है, ये सब स्पीड इतनी ज्यादा होने के बजाय होना हो है, फिर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें कम मिली। अब देखिए एग्जांपल 3.2 में कुछ इस तरह के कंफ्यूजन ही हम सॉल्व करने वाले हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ डिस्कस करूंगा, और मैं जो बोलने वाला हूँ वो आप ध्यान से लिखिएगा। पहला एग्जांपल क्या लिखा है, देखिए इन एग्जांपल 3.1 इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेटेड टू बी ओनली फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड फॉर द करंट ऑफ द रेंज ऑफ फ्यू एम्पियर। हाउ देन करंट इज एस्टैब्लिश्ड अलोंग द इंस्टेंट अ सर्किट इज क्लोज। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही हम सर्किट क्लोज करते हैं तो डायरेक्टली ही करंट क्यों एस्टैब्लिश हो जाता है, जबकि हमें ऐसा पता चला कि ड्रिफ्ट स्पीड तो बहुत कम है। ओके, तो ये रीजन इसका ये है, बिकॉज देर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज देर आर
लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और सब क्या करते हैं, एक दूसरे को ये पास कर देते हैं। इसीलिए ही जैसे ही आप सर्किट क्लोज करते हो डायरेक्टली आपको करंट मिलता है। अभी क्या लिखा है देखिए, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेस ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, but force should cause acceleration. Why then do the electron acquire a steady average drift speed? हाँ, ये बात भी सही है, फोर्स एक्सेलरेशन करता है कि नहीं। देखिए एक्सेलरेशन क्या है, ई अपॉन एम, हमने डिस्कस किया था। तो इसकी वजह से तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ड्रिफ्ट स्पीड तो थोड़ी देर के बाद एक कांस्टेंट हो जाती है। ऐसा क्यों? तो एक ही रीजन है, बिकॉज आफ्टर अचीविंग VD, जैसे ही वो VD अचीव करती है, they get collided उसका क्या हो जाता है, कोलिजन हो जाता है, collided and get stop, जैसे ही कोलिजन होता है वो स्टॉप होता है। and they start again with fresh velocity, तो इसी वजह से उसकी एवरेज कितनी बनी रहती है, ड्रिफ्ट स्पीड जितनी बनी रहती है। ठीक है, अगर कोलिजन ना होता तो स्पीड बहुत ज्यादा होती, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल एंड द इलेक्ट्रॉन चार्ज इज स्मॉल, हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन अ कंडक्टर? बहुत सिंपल है, पहला जो है क्या है, बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, because there are large number of free electron in conductor। यही तो एडवांटेज है बच्चों कि इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से तो हम ये सब कर पा रहे हैं। अभी डी क्या है देखिए, when electron drift in metal from lower to higher potential, does it mean that all free electron of metal are moving in the same direction? तो उसका आंसर होगा नो। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो पीछे की ओर भी मुड़ेगा। तो ऐसा मतलब, इसका मतलब क्या है कि सारे इलेक्ट्रॉन तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जाएंगे। फिर ई, आर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन with the positive ions of the metal in the absence of electric field or in the presence of field? तो absence जब होता है तब यस स्ट्रेट लाइन होता है, क्यों? क्योंकि एक ही फोर्स लगता है इसीलिए। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस होता है, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड का, उस टाइम पर कैसा पाथ होता है, कर्व्ड। कैसा पाथ? कर्व्ड, क्योंकि उस पे दो फोर्स लगते हैं इसीलिए। ठीक है, तो शायद आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं एग्जांपल 3.3 की ओर, इसमें क्या दिया है इसको अच्छी तरीके से आप पढ़िए। एन इलेक्ट्रॉन टोस्टर यूजेस नाइक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, नाइक्रोम को यूज करता है। When a negligibly small current pass through it, its resistance at room temperature is found to be 75.3 ohm। ओके, तो कब? 27 डिग्री सेल्सियस पर कितना रेजिस्टेंस पाया गया? 75.3 ohm। When the toaster is connected with a 230 volt supply, a current settles after few seconds to a steady value of 2.68 एम्पियर। ओके, कितने वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया गया? 230 वोल्ट। जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो करंट बढ़ता है और इसकी वजह से हीटिंग बढ़ती है, और हीटिंग बढ़ने की वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसीलिए करंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। और ऐसे चलते चलते करंट इंक्रीज डिक्रीज होके स्टेडी वैल्यू ले लेता है। ठीक है, और यहाँ पर कितनी स्टेडी वैल्यू है? 2.68 एम्पियर। What is the steady temperature of the nichrome element? तो टेम्परेचर कितना होगा? तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये जो आर टी है वो कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करें? ओहम्स तो लगा के V अपॉन I, तो 230 अपॉन 2.68 करूंगा मैं, जिससे हमें आंसर मिलेगा 85.8 ओम। ठीक है, तो देखिए पहले रेजिस्टेंस कितना था? 75.3, लेकिन अब रेजिस्टेंस कितना है? 85.8।
ओके, वाटर स्टेडी टेम्परेचर, ओके, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी हमें दिया गया है 1.7 इंटू 10⁻⁴। तो बच्चों बहुत सिंपल है, आर टी इज इक्वल्स टू RT0 1 प्लस अल्फा टी माइनस T0। तो हमें यहाँ पर 85.8 दिया है, तो उसको मैं 85.8 को यहाँ लिख दूंगा, RT0 को 75.3 को यहाँ लिख दूंगा, 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1.7 इंटू 10⁻⁴, उसकी वैल्यू को मैं यहाँ लिख दूंगा, और टेम्परेचर जो हमें फाइंड करना है -27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये सब वैल्यू अगर हम रिप्लेस करते हैं तो हमें T की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो होगी 47 डिग्री सेल्सियस। बच्चों इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है टोस्टर में। ठीक है, अच्छी तरीके से आप याद रखिए। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। क्या दिया है, the resistance of platinum wire of a platinum resistance thermometer at ice point is 5 ohm, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना है 5 ohm, and at a steam point is 5.23 ohm, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना 5.23 ohm। ठीक है, when the thermometer is inserted in the hot bath, the resistance of the wire, अभी एक दूसरा टेम्परेचर दिया है, वो हॉट बाथ का टेम्परेचर नहीं दिया है, सॉरी रेजिस्टेंस दिया है, कितना 5.795 ओम। तो हमें फाइंड क्या करना है, टेम्परेचर। बहुत सिंपल है बच्चों, ये दो रेजिस्टेंस दिए हैं ना, इसकी वजह से हम अल्फा फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों अगर इसका हम देखें तो हमारे पास R0 इक्वल टू है, हमारे पास R100 इक्वल टू है, और हमारे पास RT इक्वल टू है। तो देखिए RT, या तो हम ऐसा लिखे R100 इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा 100 माइनस 0। तो हमारे पास R100 और R0 दोनों है, तो इससे हमें अल्फा की वैल्यू मिल सकती है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू पहले फाइंड कीजिए। ठीक है, ये आपका काम है। फिर RT इज इक्वल्स टू क्या करना है, RT इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस 0। वो जो अल्फा की वैल्यू आपको पहले इक्वेशन में से मिली ना, उसको दूसरे इक्वेशन में रिप्लेस कर दीजिए, और RT और बाकी सब वैल्यू हमारे पास है, तो हम T इज इक्वल टू इजीली फाइंड कर सकते हैं, एंड आंसर इज द 345.65 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके। तो बच्चों आज हमने इतना डिस्कस किया। ठीक है, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।